हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक आता है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जो राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीईटी फर्स्ट सेकंड या फिर वीडियो पटवार, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आरएएस तक के एग्ज़ाम के अंदर इस राजस्थान का ये टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ मैं एक वीडियो के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू सब कुछ जानकारी दे दूंगा अपडेटेड डेटा से रिलेटेड, और आपको इस वीडियो को एक बार देखना है। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ 2 बार देखिए, लेकिन इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आपको इतना तो पढ़ना ही है। अगर इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए नया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करें अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी देख लीजिए, क्योंकि हमारा 61% भाग जो है राजस्थान का वो मरुस्थल भाग है। यहाँ वर्षा जो है वो उसकी कोई नियमित नहीं है, इसलिए वर्षा की अनियमितता है। पानी की जो है, अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी पीने की भी समस्या रहेगी, तो पेयजल की भी समस्या। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस सिंचाई परियोजना की ज़रूरत पड़ी। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 62% भाग जो है वो कृषि पर आधारित हैं, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंचाई परियोजना की ज़रूरत होगी। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि जुआ इस तरह से है कि कभी भी आता है कभी भी चला जाता है। इस तरीके से, या कितनी भी कहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। तो राजस्थान भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, ऐसा आपको पता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, जैसे कुएँ, नलकूप भी हैं, नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, और भी साधन हैं जिस तरह। अब देखिए परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 24 से लगाकर 42% कुल ऐसा है जहाँ से हम लोग कुएँ और नलकूप से हम लोग सिंचाई करते हैं, जिसका कुल 66% भाग जो है जयपुर के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा कुएँ और नलकूप से हम लोग सिंचाई करते हैं, जो कि पूरी मैदान के अंदर आता है। अब नहरों से हमारा कितना प्रतिशत सिंचित होता है ये आपको पता होना चाहिए। नहरों से 30% भाग राजस्थान का सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं नहरों से, और सर्वाधिक श्री गंगानगर के अंदर नहरों से सिंचाई की जाती हैं। आगे देखिए थर्ड नंबर पे आता है तालाब, जो कि 1.28% हैं, और सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा जिले के अंदर होती हैं। अन्य संसाधन जितने भी हैं, जैसे 1 से लगाकर 3% जो साधन हैं वो बाकी सब जगह से लगाकर हम लोग सिंचाई करते हैं। तो कभी आपको अगर इस तरह से पूछा जाए कि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा किस भाग में कौन से सिंचाई के साधन से सिंचाई की जाती है, तो ये आपको इस टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं वो कितनी हैं, किस तरीके से हैं, अब देखिए आप। सिंचाई की परियोजना को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं: लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। अब 1 हेक्टेयर से रिलेटेड अगर आपको बात करेंगे, 1 हेक्टेयर कितना होता है कि 1000 मीटर को 1000 मीटर से अगर आप गुणा करेंगे, मतलब ऐसा स्क्वायर बनाएं 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, तो उसको हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर। लगभग 6 बीघा के आसपास होता है। तो इसको आप लोग देखिए इस तरीके से कि लघु सिंचाई परियोजना के अंदर 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को अगर आप सिंचित करते हैं, वो जो है वो क्षेत्र आपका लघु सिंचाई परियोजना के अंदर आएगा। मध्यम में 2000 से लगाकर 10,000 हेक्टेयर का भूभाग सिंचित होता है, उसके अंदर मध्यम सिंचाई परियोजना के अंदर आएगा वो, और 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का जितना भी भूभाग होगा वो वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आएगा। अब ये आपको टेबल थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। हम बहुउद्देश्य परियोजना से रिलेटेड बात करते हैं। बहुउद्देश्य का मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य सिद्ध होते हो या पूरे होते हो,
उस परियोजना को हम लोग कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे पानी के पीने से रिलेटेड हो, सिंचाई से रिलेटेड हो, मनोरंजन से रिलेटेड हो, औद्योगिक कार्य में जो भी पानी का उपयोग होता हो वो भी आपकी जो उद्देश्य सिद्ध होता हो, उससे उस पानी से अगर आपका विद्युत का उत्पादन भी होता हो, मछली पालन का कार्य भी होता हो, तो ये जो सभी कार्य हैं अगर किसी परियोजना से सिद्ध होते हो तो हम उस परियोजना को कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसे सारे के सारे क्षेत्र जहाँ से आपको कार्य संपन्न होते हो तो वो परियोजना बहुउद्देशीय के अंदर आएगी। अब आगे देखिए, ऐसी परियोजना जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, अभी अपन ने बात कर दी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विश्व की प्रथम टेनिसी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का ये आपको याद रखना है कि विश्व में ऐसी कौन सी हैं जो प्रथम रही हैं, तो वो 1931 से 33 तक टेनिसी नदी घाटी बहु परियोजना। भारत की पहली कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 के अंदर। राजस्थान की पहली गंग नहर परियोजना, तो आपको याद रखना है 1950 के अंदर गंग नहर परियोजना महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के द्वारा ये परियोजना लाई गई थी। आगे देखिए, राजस्थान में सिंचाई की जो परियोजना हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। पहली बात करते हैं नहर। नहर के अंदर गंग नहर, नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर, ये 3 नहर हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और ये अपन काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नदी घाटी परियोजना के अंदर बात करेंगे तो चंबल परियोजना है, माही परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये जो परियोजना है आपको नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड है। मैंने इंदिरा गांधी IGNP के नाम से 1 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट टॉपिक मेरे आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें मैंने 1 मिनट के अंदर पूरा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो भी इम्पोर्टेंट डेटा थे वो 1 मिनट के अंदर बता दिया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर ये पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है, कब आई, कैसे रही, किसकी अवधारणा थी, किससे प्रेरित होकर ये नहर लाई गई, तो ये सारा का सारा अपन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इसका हिस्ट्री क्या है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। शासक शार्दुल सिंह जी उसके टाइम में ये आई थी। इससे ये जो नदी घाटी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको राजस्थान की मरुगंगा या मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नहर की प्रेरणा गंग नहर जो कंवर सेन के द्वारा लाई गई थी उनसे प्रेरित होकर ये परियोजना लाई गई थी। तो कंवर सेन एक इंजीनियर थे जो कि बीकानेर में जल की आवश्यकता से रिलेटेड एक इनकी बुक भी थी, तो उससे प्रेरित होकर गंग नहर से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस नहर से 19.63 लाख हेक्टेयर भाग को सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था। ऐसा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आएगी, क्योंकि 10,000 हेक्टेयर से अगर आपका अधिक भूभाग सिंचित होता है तो वो वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आएगा। तो ये कौन सी है? अपनी वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आएगी। आगे देखिए, मरुस्थलीय जिले इससे कौन कौन से लाभान्वित होते हैं? तो मरुस्थलीय जिले कुल मिलाकर 12 हैं, तो 12 में से 2 जिलों को आप लोग हटा दीजिए, बाकी 10 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। हटाने वाले कौन कौन से जिले? पाली और जालौर। पाली और जालौर को छोड़कर बाकी सभी जिले लगभग इससे सिंचाई और पेयजल उपलब्ध ये नदी घाटी परियोजना करवाती हैं। देखिए 6 जिलों के अंदर तो ये सिंचाई और पेयजल दोनों उपलब्ध करवाती हैं, और 4 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल पेयजल के लिए ही उपलब्ध इसका जल उपलब्ध करवाती है। जैसे पेयजल के लिए कौन कौन से जिले हैं? जैसे झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, बाड़मेर है। यहाँ केवल पेयजल के लिए पानी यहाँ पे उपलब्ध रहता है, बाकी 6 जिलों के अंदर पेयजल के साथ साथ सिंचाई भी की जाती है। देखिए 2 नवंबर 1984 से
इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो उनके लिए ये प्रेरित कर दी इसके नाम से कि अब इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसको जाना जाएगा। लेकिन आधारशिला 31 मार्च 1958 को तात्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब इस चार्ट के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है। देखिए, व्यास नदी और सतलज नदी के मिलन पे जहाँ संगम हो रहा है वहाँ पे एक हरी के बैराज नाम का एक डैम है, बांध है। वहाँ से एक फीडर निकाली गई जो खारा गांव से लगाकर खारा गांव तक ये टिब्बा फिर मुख्य नहर आ जाती है और ये राजस्थान के गडरा रोड बाड़मेर तक जा रही हैं। जो गडरा रोड बाड़मेर है इसका 0 पॉइंट कहलाता है, जिसको बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको 0 पॉइंट भी कहते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। देखिए, 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसका निर्माण मुख्य रूप से 2 चरणों में कर दिया गया था। तो उस टाइम में जो इस तरीके से 2 चरणों के अंदर उसका जो मुख्य निर्माण था वो 2 चरणों के अंदर कंप्लीट कर दिया था। अब आगे देखिए, इसकी आधारशिला उनके द्वारा रखी गई थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 11 अक्टूबर 1961 को ये कंप्लीट होकर आधारशिला रखी गई थी। उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। अब देखिए, इसकी कुल लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी जो फीडर की जो लंबाई है, जो फीडर है वो है आपका 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 200। जो फीडर है वो हरी के बैराज से लगाकर मसीता वाली जो हेड है वहाँ तक इसको फीडर के नाम से जाना जाता है। 204 किलोमीटर है लंबी। और मसीता वाली हेड से लगाकर मोहनगढ़ तक इसकी जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है और ये मुख्य नहर के नाम से जानी जाती है, जैसलमेर तक। ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, चरण से रिलेटेड हमने बात करी कि भाई इसके 2 चरणों के अंदर ये कंप्लीट हुई थी। तो देखिए, पहला जो चरण था वो 1958 से लगाकर 75 तक, शासक उस टाइम में शार्दुल सिंह जी थे वहाँ के, और फिर 1972 से 1976 तक ये लगभग पूरी कंप्लीट हो गई थी। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर राजस्थान में इसकी को ओवरऑल जो लंबाई है इसकी फीडर की। अब इसमें राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है ये देखिए, 189 किलोमीटर। मुख्य नहर का निर्माण इस प्रथम चरण के अंदर 204 किलोमीटर तो वो और 189 किलोमीटर जो है मुख्य नहर का निर्माण किया गया था प्रथम चरण के अंदर। कमरसेन लिफ्ट नहर जो है, इससे एक लिफ्ट नहर निकाली गई जो कि सूरतगढ़, अनूपगढ़ व पुंगल की जो शाखाएं हैं वो इस तरीके से 5.78 लाख हेक्टेयर भाग को ये सिंचाई कर रही थी। दूसरा, हरी के बैराज से पुंगल छीतरपा तक जो आपकी एक और इसकी पूरी लेंथ है वो 204 किलोमीटर तो आपकी फीडर रेखा होगी, फीडर की लंबाई होगी, और 189 जो किलोमीटर हैं मुख्य नहर की जो लंबाई है वो टोटल मिलाकर 393 किलोमीटर प्रथम चरण के अंदर इसकी पूरी लंबाई रही। दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है। जैसे 31 दिसंबर 1986 को ये पूरी कंप्लीट हो गई थी। 1 जनवरी 1987 को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। फिर इसमें पुंगल से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर तक नहर का निर्माण हुआ था। अन्य सभी जो भी लिफ्ट नहरें हैं व शाखाएं, उप शाखाएँ, इनका भी दूसरे चरण के अंदर निर्माण हुआ था। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई जो है 204 किलोमीटर है। वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कितनी कितनी देख लीजिए। पंजाब के अंदर 150 किलोमीटर, हरियाणा के अंदर 19 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर 35 किलोमीटर। इस तरीके से पूरी फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर इस तरीके से है। आगे देखिए,
मोहनगढ़ से गडरा रोड तक इसका फिर से आगे जो बढ़ाया गया उप शाखा के नाम से, वो 165 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। तो बाबा रामदेव शाखा उप शाखा के नाम से अभी जानी जाती है, लेकिन पहले बरकतुल्लाह खां के नाम से जानी जाती थी, ऐसा है। आगे देखिए, आईजीएनपी को विश्व बैंक के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ था, इसका आपको ध्यान रखना। आईजीएनपी का मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे देखिए, अपनी योजना ये कार्यक्रम रहा। यह हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू में पेयजल हेतु जर्मनी के द्वारा सहयोग से चली गई ऐसी एक परियोजना जरी थी। इस तरीके से आपको योजना के बारे में आपको याद रखना है, अपनी योजना। आगे देखिए, 1998 में वनावरण व पर्यावरण हेतु जापान की ICF एक कंपनी है जिसके सहयोग से कार्य हो रहा है। मतलब यहाँ पे सेम की समस्या भी है, तो उसको दूसरा यहाँ पे हरियाली को भी बढ़ाना है, पर्यावरण शुद्ध रहे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे। तो ये जो काम हो रहा है जापान की ICF कंपनी के द्वारा हो रहा है, 1998 से काम चल रहा है। सेम की समस्या के निवारण हेतु इंडो डच कंपनी यहाँ पे संचालित हैं, जो कि सपाटी के सफ़ेदा यूकेलिप्टस, आप लोग जिस तरह से कहना चाहिए, वो बहुत सारे पेड़ लगा रही हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सेम की समस्या से प्रभावित जो ज़िले हैं वो है हनुमानगढ़ ज़िला, दूसरा श्री गंगानगर ज़िला, जो IGNP से सेम की समस्या से प्रभावित ज़िले हैं। अब देखिए, इससे कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, शाखाएं और उपशाखाएं कितनी हैं, ये भी आपको जानकारी में रखना है। 7 इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। सभी के सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर से निकाली गई हैं। मतलब नदी का जो प्रवाह है, नदी का प्रवाह, वो अभी यहाँ पे नहर की बात करेंगे तो नहर का जो प्रवाह है, आप उसकी तरफ जैसे आपका मुंह खड़ा कर दें, आपका मुंह की दिशा भी नदी के या नहर के प्रवाह की तरफ है, तो आपका दाहिना नदी का, नहर का दाहिना, आपका बायां नदी का या नहर का बायां, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो लिफ्ट नहर का मतलब क्या हो गया कि इस राजस्थान का जो ढलान है, यानी पानी का जो बहाव क्षेत्र है, वो पश्चिम की तरफ है, लेकिन अब ये पानी को पूर्व की दिशा में लेके आ रहे हैं। तो पूर्व में लाने के लिए पहले पानी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का बहाव क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि इस धरती का, धरातल का जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ है। तो इसलिए ये जो ढलान के विपरीत दिशा में पानी को पहुंचाने के लिए पानी को लिफ्ट करना पड़ रहा है, इसलिए हम ये कहते हैं लिफ्ट नहरें। ऐसा आपको याद रखना है। इससे कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, सभी की सभी बाईं ओर से निकाली गई हैं। आगे देखिए, राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से जोधपुर कोलायत झील तक, मतलब इस तरह से जोधपुर की जो कोलायत झील है वहाँ से भी पेयजल की जो है वो पेयजल उपलब्ध हो रहा है, आपको याद रखना है। अब देखिए, शाखाएं इससे कितनी निकाली गई हैं? कुल मिलाकर 9 शाखाएं निकाली गई हैं, ऐसा आपको याद रखना है। 9 शाखाओं में से एक शाखा ऐसी है रावतसर, जो बाईं ओर निकाली गई हैं। बाकी सभी 8 शाखाएं दाईं ओर निकाली गई हैं। दाईं ओर शाखाएं निकालने के लिए किसी भी तरह से, मतलब ऐसा वो लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ढलान ही उधर ही है, तो वो ढलान के हिसाब से पानी ऑटोमेटिकली उसके अंदर बह सकता है। तो कुल 9 शाखाएं, एक बाईं ओर और 8 दाईं ओर, इस तरीके से निकाली गई हैं, आपको याद रखना है। उप शाखा कौन कौन सी हैं? उप शाखाएँ 3 हैं, एक तो लीलवा और एक दीघा। ये दोनों जो हैं वो जैसलमेर के अंदर हैं। और मोहनगढ़ से गडरा रोड तक जो निकाली गई बाबा रामदेव उप शाखा बाड़मेर तक, तो ये आपको याद रखना है, तीसरी उप शाखा है, जो कि जिसकी लंबाई मैंने अभी आपको बताई थी 165 किलोमीटर, 165 याद रखना है। पोंग बांध के द्वारा सर्दी में IGNP को जलापूर्ति कराई जाती हैं, जो कि व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है पोंग बांध।
कमरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, इसका पुराना नाम था लूणकरंसर लिफ्ट परियोजना। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है। आपको याद रखना है सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है कि कमरसेन लिफ्ट। ये बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती हैं और इसकी जो लंबाई है वो 151.64 किलोमीटर लंबी हैं। अब पूरा का पूरा मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ जिसके अंदर सभी के सभी आपकी शाखाएं, लिफ्ट नहरें और उप शाखाएं लगभग आपको इस सारे चार्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इसमें देखिए पोंग बांध आपको व्यास नदी के ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर सतलज नदी दिखाई दे रही है और व्यास और सतलज का जो संगम है वहाँ पे हरी के बैराज दिखाई दे रहा है। हरी के बैराज से एक जो हम लोग फीडर कह रहे हैं वो आ रही है खारा टिब्बी तक। इस तरह से आपको याद रखना है। अब दूसरा, इसके अंदर मैंने 7 जो लिफ्ट नहरें बताई है। सबसे पहले चौधरी कुंभाराम, फिर दूसरा ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बना रखा है कमरसेन, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजा जी। ये इनका सीक्वेंस भी आपको इसी तरह से उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आपको यही तरीके से याद रखना है। वीर तेजा जी, करणी सिंह, गुरु जाम्बेश्वर और जयनारायण व्यास, ऐसा आपको याद रखना है। और इससे संबंधित ज़िले कौन कौन से हैं कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। कमरसेन से श्री गंगानगर और बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल से नागौर और बीकानेर। वीर तेजा जी से ओनली बीकानेर। करणी सिंह लिफ्ट नहर से जैसलमेर और बीकानेर। गुरु जाम्बेश्वर जी को जो लिफ्ट नहर परियोजना है उससे जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से जैसलमेर और जोधपुर। अब इससे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि बीकानेर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जयनारायण व्यास वाली जो लिफ्ट नहर हैं वही नहीं जाती है। बाकी जैसे इस बीकानेर में ऊपर की 6 की 6 नहरें हैं, लिफ्ट नहरें हैं, उन 6 की 6 लिफ्ट नहरें बीकानेर को जलापूर्ति करती है। पहली बात आपको इस तरह से याद रखनी है। दूसरी बात, जैसलमेर के लिए नीचे से तीन वाली जो लिफ्ट नहरें हैं, जयनारायण व्यास, गुरु जाम्बेश्वर और करणी सिंह, ये तीनों की तीनों लिफ्ट नहरें आपकी जैसलमेर के अंदर जाएगी, ऐसा आपको याद रखना है। नीचे से 2 नहरें ऐसी रहेगी जो जोधपुर में जाएगी। इस तरीके से आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जो बीच वाली हैं, टोटल 7 हैं, तो बीच वाली आपकी वीर तेजा जी हैं। वीर तेजा जी का संबंध वैसे अगर हम देखा जाए तो नागौर से हैं, लेकिन वीर तेजा जी लिफ्ट नहर परियोजना नागौर नहीं जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। क्या फिर से वापस बता रहा हूँ, वीर तेजा जी का संबंध नागौर जिले से हैं, लेकिन वीर तेजा जी लिफ्ट नहर परियोजना नागौर जिला नहीं जाती है। और आपको क्वेश्चन में आएगा यही कि वीर तेजा जी नागौर जाती है। इस तरीके से मैं आपको 2 बार अच्छे से बता रहा हूँ। वीर तेजा जी का संबंध नागौर से हैं, लेकिन वीर तेजा जी लिफ्ट नहर परियोजना सिर्फ और सिर्फ बीकानेर जिले के अंदर ही सिंचाई से रिलेटेड या पेयजल से रिलेटेड जलापूर्ति करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। शाखाएं हैं वो देख लीजिए, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दातोर, फिर बीरसलसर, फिर चारणवाला, शहीद बीरबल, सागरमल, घोपा, ये सारी की सारी आपकी सब शाखाएं हैं। रावतसर जो हनुमानगढ़ के अंदर जो निकल रही है वो लेफ़्ट साइड से, बाकी 8 जो है वो आपकी राइट साइड से निकल रही है, ऐसा आपको याद रखना है। ये मैंने आपको अच्छे से चार्ट के द्वारा बता दिया। अब ये आपको पता है कि इसके अंदर ये IGNP चल रही है, इसमें पानी का बहाव कितना है, कैसा है, ये हम लोगों ने इसका चेक करने के लिए एक स्काडा सिस्टम होता है, स्काडा पद्धति मेथड होता है, जिसमें हर 15 मिनट के अंदर इसके जल प्रवाह को चेक किया जाता है। अदरवाइज़ आपको पता ही चलेगा कि इसमें कितना जल प्रवाह हो रहा है, बीच में कोई लीकेज तो नहीं हो गया है, या और कोई किसी तरह से गतिरोध जो है, कोई अवरोध तो नहीं पैदा हो गया है। इसको सही करने के लिए, इसको जांचने के लिए स्काडा पद्धति का उपयोग करते हैं, जो हर 15 मिनट में डेटा अपडेट करती रहती है, हाँ इसका प्रवाह कितना रहा है। देखिए अब शाखाएं देख लीजिए जल्दी से।
इसकी रावतसर जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जाती है, एकमात्र ऐसी जो रावतसर शाखा एकमात्र जो है हनुमानगढ़ ज़िले में बाईं ओर से, बाकी सभी की सभी दूसरे से लगाकर 9 तक ये 8 ऐसी शाखाएं हैं, ये सभी दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपको याद रखना है। रावतसर जो शाखा है वो उससे सबसे ज़्यादा सेम की समस्या हनुमानगढ़ ज़िले को वो प्रभावित कर रही हैं। बाकी आपको इस तरीके से याद रखना है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो है 2 शाखाएं वो श्री गंगानगर ज़िले को जलापूर्ति करती हैं। पुंगल, दातौर और बिरसलसर बीकानेर को करती हैं। चारणवाला एकमात्र जो है वो बीकानेर जैसलमेर को, और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा वो जैसलमेर ज़िलों को जलापूर्ति करती हैं। इससे आपकी जलापूर्ति के साथ साथ विद्युत का भी उत्पादन हो रहा है। तो लघु पन बिजली घर यहाँ से संचालित हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जो शाखाएं हैं उनसे आपकी बिजली उत्पादित हो रही है, तो सूरतगढ़ वाली से हो रही है, अनूपगढ़ से हो रही है, पुंगल से हो रही है, बिरसलसर से हो रही है, फिर चारणवाला से भी हो रही है। इसका मतलब पहली को छोड़ दीजिए आप और नीचे की 2 को छोड़ दीजिए, बाकी आपको जो ये 5 हैं इनसे हो रही हैं। दातौर से भी नहीं हो रही है। बाकी इस तरीके से आप लोग सीक्वेंस याद रखिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी औसत दूरी कितनी है, तो 40 किलोमीटर आपको याद रखना है। औसत दूरी का मतलब ये हो गया कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चली जाएगी और कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ज़्यादा चली जाएगी दूर, तो उसका जो एवरेज हम लोग निकालेंगे तो वो एवरेज आपका 40 किलोमीटर के आसपास आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले हमने बताया था कि 6 ज़िले ऐसे हैं जो पेयजल और सिंचाई से रिलेटेड हैं, तो वो कौन कौन से ज़िले हैं, और 4 ज़िले ऐसे हैं जो केवल और केवल पेयजल से रिलेटेड है, तो वो तो मैंने बता दिया था। अब आप इसमें देख लीजिए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जो कि पेयजल और सिंचाई दोनों से रिलेटेड हैं, और सिर्फ पेयजल से रिलेटेड झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर, ऐसा आपको याद रखना है। ये मैंने कंप्लीट आपको IGNP बता दिया। इसके बाहर अब कुछ नहीं है। आगे देखिए, अब हम गंग नहर से पढ़ रहे हैं, और गंग नहर की जो उसी की अवधारणा से या उसी से प्रेरित होकर IGNP बनाई गई थी। तो अब हम गंग नहर को पढ़ लेते हैं। देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसको हरा भरा देखने का जो सपना देखा था कि हम किस तरीके से इसको हरा भरा बना सकते हैं। आगे देखिए, कंवर सेन के द्वारा इस गंग नहर का निर्माण किया गया था, जो कि वहाँ के इंजीनियर हुआ करते थे महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार के अंदर। बीकानेर को हरा भरा करने के हेतु व बीकानेर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस गंग नहर का निर्माण किया गया था। 5 सितंबर 1927 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। कभी कभी तारीख भी पूछी जाती है, आपको याद रखना है। आधारशिला रखी थी 5 सितंबर 1927, और लगभग आपके 2 महीने के अंदर अंदर ये आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट होकर तैयार हो गई थी। इसका उद्घाटन उस टाइम के तत्कालीन जो जनरल गवर्नर थे जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। 129 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर तो पंजाब में है, और 17 किलोमीटर आपके श्री गंगानगर ज़िले के अंदर हैं। ये नहर राजस्थान की व विश्व की प्रथम पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहर प्रणाली है, आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे देखिए, ये राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले के एक खक्का गांव है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। कौन सा गांव? खक्का गांव। इसके द्वारा श्री गंगानगर ज़िले में ही सिंचाई होती है और किसी भी ज़िले में नहीं होती है। इससे 3.08 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, ऐसा आपको याद रखना है। ये राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए, इसका कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। राकसताल झील से सतलज नदी का मतलब उद्गम हो रहा है, फिर वो हमारे बहुत सारे राज्यों से होते हुए फिर उधर पाकिस्तान के अंदर चली जा रही है। तो देखिए, हुसैनीवाला गंग नहर की वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हुई शिवपुरी तक आ रही हैं।
इसकी लंबाई 129 किलोमीटर है और इससे 4 लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं, लक्ष्मी नारायण, करणी, समीक्षा और लालगढ़। ये 4 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी एक, जो कि लोहागढ़ हरियाणा से निकाली गई थी। अब लोहागढ़ से आपके खक्का तक एक गंग लिंक नहर का निर्माण किया गया था 1984 के अंदर, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। उसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण ये था कि गंग नहर में जर्जर हो गई थी, क्योंकि गंग नहर की जर्जर स्थिति हो गई, टूट फूट गई, क्योंकि मेंटेनेंस आ गया था उसके अंदर और पानी का जो रिसाव है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था। तो उसका पुनर्निर्माण करने हेतु या उसकी जर्जर स्थिति को रिपेयरिंग करने हेतु एक गंग लिंक नहर का निर्माण किया गया था। 80 किलोमीटर लंबी थी और लोहागढ़ हरियाणा से लगाकर खक्का तक इसकी लंबाई पूरी की पूरी इस तरीके से वो बनाई गई थी। और उस लिंक नहर से गंग नहर के अंदर जलापूर्ति की गई थी, ऐसा आपको याद रखना है। इसकी वितरिकाएँ, इसकी जो बहुत सारी जो और शाखाएँ हैं या वितरिकाएँ हैं, उससे कुल मिलाकर उनकी अगर लंबाई को कैलकुलेट किया जाए तो 1280 किलोमीटर इसकी कुल मिलाकर लंबाई होती है। आपको इस तरीके से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदा नहर राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है, जो कि 65 किलोमीटर जालौर ज़िले में है और 9 किलोमीटर बाड़मेर में है। इससे लाभान्वित ज़िले 2 ही हैं, जालौर और बाड़मेर, लेकिन अगर भविष्य में रहा तो सिरोही जिले को भी आपूर्ति कर सकती हैं। इसकी लंबाई गुजरात के अंदर 458 किलोमीटर है। जालौर का एक गांव है सिलू गांव, वहां से राजस्थान में ये प्रवेश कर रही है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया था, उसका नाम है सरदार सरोवर, जो कि गुजरात के अंदर है। इस तरीके से देखिए एक डायग्राम के अंदर, इस तरह से जो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल रही है, सरदार सरोवर बांध है, वहाँ से नर्मदा नहर का निर्माण किया गया था। राजस्थान के अंदर ये सिल्लू गांव जालौर में यहाँ से वे प्रवेश कर रही हैं और सरदार सरोवर बांध से 4 राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर ये चली जाती हैं। देखिए उद्घाटन जो है 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था, ऐसा आपको याद रखना है। इसका जो उद्घाटन है इस नहर का अपने 18 मार्च 2008 को जो सीएम वसुंधरा राजे जी थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अनिवार्य रूप से ऐसा लागू किया गया है फव्वारा सिंचाई पद्धति, उसके द्वारा, यानी ड्रिप योजना जो लगी गई है, फव्वारा ड्रिप, इस तरीके से योजना इसमें अनिवार्य रूप से की गई है। इसमें पानी की जो ज़्यादा खपत नहीं हो, ऐसे वेस्ट पानी न चला जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये फव्वारा पद्धति का उपयोग किया गया है, अनिवार्य किया गया है। इससे आप पानी ऐसे ही खेत में छोड़ नहीं सकते, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सेम की समस्या का निवारण हेतु जब ये नहर बनाई गई थी तो इसके अंदर प्लास्टिक का उपयोग किया गया था, ऐसा आपको याद रखना है। इससे लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं 3, सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर है, ऐसा आपको याद रखना है। इससे लगभग आपका 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि भूभाग जो है वो इससे सिंचाई हो रहा है। लाभान्वित ज़िले मैंने आपको बता दिया 2 ही हैं, बाड़मेर और जालौर। और अगर इसका क्षेत्र देखा जाए या कोई एरिया देखा जाए कहाँ पे है, तो सांचौर, गुड़ामालानी और दोहरी मन्ना, ये एरिया यहाँ से सिंचित हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे चंबल परियोजना। एक नदी घाटी परियोजना है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% की साझेदारी से ये परियोजना चल रही है। दूसरा, यह परियोजना 1953 से 54 के अंदर शुरू की गई थी। अब देखिए इसमें भी इसमें कुल मिलाकर 3 चरणों में ये जो नदी घाटी परियोजना का कार्य संपन्न हुआ। प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर बांध जो है वो बना एमपी के अंदर, और राजस्थान में कोटा बैराज का निर्माण हुआ था प्रथम चरण के अंदर। द्वितीय चरण के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध
जो कि रावतभाटा के अंदर जो परमाणु रिएक्टर बना हुआ है, रावतभाटा परमाणु रिएक्टर चित्तौड़गढ़ में, उसको जलापूर्ति के हेतु बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध द्वितीय चरण में। और तृतीय चरण के अंदर आपका जवाहर सागर बांध ये बनाया गया था, ऐसा आपको याद रखना है। अब जवाहर सागर बांध कोटा में है, कोटा बैराज भी कोटा में है, और राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, और गांधी सागर बांध एमपी के अंदर है, ऐसा आपको याद रखना है। इससे कुल मिलाकर 386 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जो कि 193 राजस्थान को मिल रहा है और 193 मेगावाट भी मध्य प्रदेश को मिल रहा है, ऐसा आपको याद रखना है। रावतभाटा परमाणु रिएक्टर आपको बता दिया मैंने, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजीव गांधी या फिर सिद्धमुख नहर परियोजना, रावी व व्यास नदी के अतिरिक्त मानसूनी जल को उसको उपयोग करने हेतु रावी या फिर जब भी बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो उसका जो जल है उसका जल स्तर बढ़ जाएगा, तो उसको जल का स्तर को कंट्रोल करने हेतु इस राजीव गांधी नहर या सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण किया गया था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग से इससे सहायता प्राप्त की गई थी। 5 अक्टूबर 1989 को भिराड़ी गांव के अंदर इसका निर्माण किया गया था। इससे हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई होती है। 275 किलोमीटर ये लंबी नहर है। कौन सी? राजीव गांधी नहर या सिद्धमुख नहर परियोजना, ऐसा आपको याद रखना है। और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो है भादरा नौहर, ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ से ये इसमें सिंचित हो रही है। चूरू के अंदर तारानगर और राजगढ़ जो 2 क्षेत्र हैं, 2 जगह हैं, वहाँ पे यहाँ से इसकी सिंचाई हो रही है। भारत के 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद यूरोपीय आर्थिक सहयोग की सहायता से इसको बंद कर दी गई थी, ऐसा आपको याद रखना है। नाबार्ड के सहयोग से कार्य सुचारू रूप से अभी चलाया गया। भिरानी हनुमानगढ़ में जून 2002 को श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था, ऐसा आपको याद रखना है। नौहर रतनपुरा नहर, ये भी इसी से रिलेटेड है, जो कि इसकी एक नहर निकाली गई हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अब ये प्रस्तावित है, अभी ये बनी नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यह पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई व पेयजल परियोजना है। ये राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल व सिंचाई उपलब्ध करवाएगी, ऐसा आपको याद रखना है। 2051 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा, ये टारगेट है। इससे कौन कौन से ज़िलों में ये होकर निकलेगी या फिर इसका एरिया या रहेगा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो आपका हाड़ौती क्षेत्र हैं वहाँ से। फिर भरतपुर का जो संभाग है उस तरीके से आपको याद रखना है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर का जयपुर, अलवर, दौसा, और अजमेर का अजमेर और टोंक, ये जो क्षेत्र हैं ये इससे सभी ज़िले इससे लाभान्वित रहेंगे। कुल मिलाकर ये 13 ज़िले आपको याद रखने हैं। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है कि ये राष्ट्रीय परियोजना है, क्योंकि इतने सारे ज़िले इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए इसको राष्ट्रीय परियोजना के नाम से जाना जाना चाहिए, ऐसा इनकी मांग रखी है। अब भरतपुर नहर के बारे में पढ़िए। भरतपुर नहर यह है पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। 1906 में इसका जो है इससे 1906 से इसको शुरुआत किया गया था। 1964 में ये बन गई थी। भरतपुर में सिंचाई व पेयजल ये दोनों इससे प्राप्त हो रहे हैं। डीग व कामा तहसील में इससे सिंचाई हो रही है। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जो कि 16 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 12 किलोमीटर आपका भरतपुर ज़िले के अंदर है। कुल 28 किलोमीटर लंबी इस तरह से भरतपुर नहर के नाम से जानी जा रही है। अब गुड़गांव नहर परियोजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गुड़गांव, इसका नया नाम यमुना लिंक नहर है, याद रखिए यमुना लिंक नहर। इसका कुल लंबाई जो है 58 किलोमीटर है। यूपी में यमुना की
आगरा शाखा से इसको निकाला गया है। पूर्वी राजस्थान भरतपुर में सिंचाई होती है इससे। यमुना नदी में जब मानसून का ज़्यादा पानी आ जाता है तो इसके अंदर उपयोग किया जाता है, ऐसा याद रखना है। बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। यह नाव जैसी आकृति में है, बंद बारेठा जो है वो नाव जैसी आकृति में है, ऐसा। आगे देखिए, 1897 में राम सिंह जी ने इस बांध का निर्माण किया गया था। कौन सा बांध? बंद बारेठा बांध, जो कि नाव जैसी आकृति में है। कौन सी नदी पर बना गया है? कुकुंद नदी। कौन सी नदी? कुकुंद नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया था। बंद बारेठा कुकुंद नदी पर, और यहाँ पे बंद बारेठा अभ्यारण्य भी हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे पढ़िए, क्योंकि हम सभी सिंचाई परियोजना से रिलेटेड बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको इसी एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा। और ये फ्री माइंड स्टडी के ऊपर आप RK सर से पढ़ रहे हैं, ऐसा। और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये आपको कमेंट करना है, लाइक करना है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, जो कि मेरे वीडियो आपको लगातार बिना रुके मिलते रहें। आगे देखिए, पार्वती बांध धौलपुर के अंदर है, पांचना बांध करौली के अंदर है, ऐसा। अब पांचना बांध जो 5 नदियों से मिलकर बना है। दूसरा, मिट्टी से बना बांध है, अमेरिका के सहयोग से इसका सहयोग लेकर बनाया गया था। पांचना बांध 5 नदियों से मिलकर बना। तो 5 नदियाँ कौन सी? एट्टा, माची, बरखेड़ा, भैंसावर और भद्रावती, ऐसी 5 नदियाँ हैं। इन 5 नदियों का संगम या फिर 5 नदियों मिलके इस पांचना बांध को भरती है। इंदिरा लिफ्ट नहर चंबल नदी से करौली के अंदर, इस ज़िले के अंदर इसमें निकाली गई है, चंबल नदी से। दूसरा, यह करौली व सवाई माधोपुर ज़िले में सिंचाई की आपूर्ति करती हैं, जल की आपूर्ति कर रही हैं इंदिरा लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी वो अलग हैं, इंदिरा लिफ्ट नहर अलग हैं। IGNP अलग है और इंदिरा लिफ्ट अलग है, ऐसा आपको याद रखना है। अब छोटी छोटी सभी जो परियोजना हैं उसके बारे में देख लीजिए जल्दी से। बिलास, अंधेरी, देहतिया और लासी, ये 4 परियोजना 12 जिले की हैं। राजगढ़ परियोजना झालावाड़ की, छापी परियोजना झालावाड़ की पर्व नदी के ऊपर, पीपलाद झालावाड़, ऐसा आपको याद रखना है। भीम सागर झालावाड़ की, गागरोन परियोजना झालावाड़ की, ये तीनों की तीनों झालावाड़ की, 5 है टोटल। राजगढ़, छापी, पीपलाद, भीम सागर और गागरोन, ये 5 जो कि आपकी झालावाड़ की, ऐसा याद रखिए। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, गोपाल आली टकली श्रावण में हरी, इसके अंदर सारी की सारी कोटा की सभी आ गई। गोपाल आली टकली श्रावण में हरी, यानी कैसे? गोपाल सागर, आलनिया, टकली या टकली और श्रावण भादो, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, आलनिया और टकली जो है ये आपकी कोटा के अंदर है, ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। माधो सागर बांध दौसा के अंदर है, ऐसा। रेडियो बांध दौसा में, झिलमिल परियोजना दौसा, चिरमिरी परियोजना दौसा, टोरडी बांध टोंक, ट से टोरडी, ट से टोंक, ऐसे आपको याद रखना है। इसके जो समस्त गेट खोलने पर 1 बूंद भी पानी नहीं बचता। तो पानी, कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बांध है जिसके सारे गेट खोल दिए जाए तो 1 बूंद भी उस बांध में पानी नहीं बचेगा, तो कौन सा बांध है? टोरडी बांध। जैत सागर बांध बूंदी। गरदड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, गरदड़ा बांध या गरदड़ा परियोजना कहाँ की है? बूंदी की है। ओरई परियोजना चित्तौड़गढ़, ओरई अजमेर परियोजना अजमेर की है, ऐसा याद रखना है। फ्लोराइड युक्त जल प्रदेश है ये। ओरा परियोजना, ओरई अलग है, ओरा अलग है, तो ओरा सिरोही की है। नारायण सागर बांध अजमेर का है। गोसुंडी चित्तौड़गढ़। फिर चाकण परियोजना चाकण नदी के ऊपर है, बूंदी के अंदर। बांडी सेंदड़ा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। बांडी सेंदड़ा कहाँ पे है? तो जालोर में। परवन परियोजना, परवन आपकी 12 के अंदर है, ऐसा याद रखिए। अब देखिए,
भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना डूंगरपुर की 2002 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई थी। आनंदपुरी नहर डूंगरपुर की। जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो कौन सा है? जाखम बांध, जो कि प्रतापगढ़ में। इससे सिंचाई और पेयजल दोनों काम प्रतापगढ़ जिलों के लिए लाभान्वित होता है। आगे देखिए, चाप अनास परियोजना बांसवाड़ा जिले की, जो कि अनास नदी के ऊपर बनाई गई है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, सोम नदी के ऊपर। सोम कमला अम्बा परियोजना, कितने ही एग्जाम में ये पूछा गया है। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ की है? तो डूंगरपुर की है, लेकिन सोम नदी के ऊपर बनाया गया। लसाड़िया बांध अजमेर में, लेकिन लसाड़िया पठार अगर पूछा जाए तो कहाँ है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। कटाफटा लसाड़िया पठार। देखिए, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख पा रहे हैं तो देखिए, कमेंट करिए लसाड़िया पठार कहाँ है। लसाड़िया बांध परियोजना अजमेर में। तख्त सागर बांध, जो कि जोधपुर में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है उसका संबंध और सुजलाम परियोजना, ये कन्फ्यूजन करती है लोगों को। सुजलाम सुफलाम परियोजना और सुजलाम परियोजना। देखिए, सबसे पहले पढ़िए सुजलाम परियोजना। सुजलाम परियोजना बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने की योजना है। सुजलाम परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान व जोधपुर में स्थित रक्षा अनुसंधान के संयुक्त तत्वावधान में चल रही हैं। खारे पानी को कैसे मीठा पानी बनाया जाए। दूसरा, सुजलाम और सुफलाम ये परियोजना माही नदी के अंदर साफ सफाई का कार्य किया जाने के हेतु की गई है। इसका निर्माण या यह परियोजना सुजलाम सुफलाम। अब थोड़ा सा और, माही परियोजना जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, और ये जो माही नदी के अंदर सफाई कार्य हेतु इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए, मानसी वाकल परियोजना, ये लास्ट परियोजना है इस वीडियो की, और राजस्थान की भी अंतिम परियोजना है सिंचाई परियोजना। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर की है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी व लंबी जल सुरंग वाली परियोजना है, ऐसा याद रखना है। राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से ये मानसी वाकल परियोजना जो है वो बनी। राजस्थान सरकार का इसमें 70% योगदान रहा और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 30% सहयोग रहा। तो ये आपने पूरा राजस्थान में सिंचाई परियोजना से रिलेटेड कंप्लीट अपडेटेड डेटा से रिलेटेड आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। यह प्रयास आपको कैसा लगा मेरा हैंड रिटन नोट्स का? आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए करिए, जिससे कि जिनके पास ये डेटा नहीं है, मैटर नहीं है, उनके पास भी पहुंच जाए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।